अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज तलबा और तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि रोशनी की रिफ्रैक्शन क्या है। इस रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को, रिफ्रैक्शन के अमल को मज़ीद समझेंगे आज के लेक्चर में। और बहुत ही अहम इस्तिलाह कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस तरह से निकाला जा सकता है, ये भी सीखेंगे। और ये भी देखेंगे कि रोशनी की स्पीड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से निकाली जा सकती है। तो चलें, ये इतनी अहम चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक तजस्सुस छोड़ा था आपके लिए, एक दो सवालात छोड़े थे आपके लिए। वो सवालात क्या थे? वो सवालात ये थे कि मैंने आपसे पूछा था कि स्नेल्स लॉ, स्नेल का कानून, उसकी स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ये हमेशा बराबर होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हमने कांस्टेंट का नाम भी दिया था स्टूडेंट्स। एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या स्नेल का कानून, क्या ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है या ओरिजिनल फॉर्म इसकी कोई और है? तो स्टूडेंट्स चलें, हम स्नेल के लॉ की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी तरफ चलते हैं कि स्नेल का कानून किस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो हम लिखते हैं स्नेल का कानून, और स्नेल का कानून समझने के लिए आप समझ लें कि ये हमारे पास हवा है जो कि लतीफ मीडियम है, और फर्ज करें ये ग्लास है जो कि एक कसीफ मीडियम के तौर पे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो फर्ज करें हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है N1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। अब स्नेल के कानून की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस का हासिल ज़रब बराबर होगा दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के हासिल ज़रब के। स्टूडेंट, क्या मुराद है इससे? चलें इसको हम मैथमेटिकली लिख के देख लेते हैं, चूंकि मैथ्स के अंदर चीजों का समझना मजीद आसान हो जाता है। हम लिखते हैं कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का हासिल ज़रब बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के हासिल ज़रब के बराबर। स्टूडेंट्स, अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज को तय करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे हमें क्या चीज बता रहा होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर छुपी हुई है। स्टूडेंट्स, याद रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बात बताएगा कि कोई मीडियम इस लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, कितना ज्यादा मोड़ सकता है। देखें, जैसे ही रोशनी एक लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल हुई तो वो अपने असल रास्ते से, जो कि स्टूडेंट्स होना चाहिए था कुछ इस तरह से, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, या इस तरह से कह लें कि वो असल रास्ते से मुड़ गई, हट गई। तो अब ये किस चीज ने तय किया कि ये इतना मुड़ेगी? हो सकता है ये थोड़ा कम, हो सकता है ये थोड़ा कम मुड़ती, मिसाल के तौर पे ये इस जगह पे आ जाती, या हो सकता है ये मजीद नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती या असल रास्ते से ज्यादा मुड़ जाती। अब ये कौन सी चीज है जो रोशनी की रे का मुड़ना डिसाइड करेगा? स्टूडेंट, वो वाला फैक्टर कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी रिफ्रैक्शन में क्या चीज तय करता है, तो आप आसानी के साथ यह बात उन्हें बता दीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम में लाइट की बेंडिंग यानी कि रोशनी के मुड़ने को डिसाइड करता है कि रोशनी कितनी ज्यादा मुड़ेगी या रोशनी कितनी कम मुड़ेगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, वो उस मीडियम में रोशनी ज्यादा बेंड होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे रोशनी कम बेंड होगी। अब स्टूडेंट्स, यहां पे देखें, हवा के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या वो तब्दील हो रहा है, या इसको इस तरह से कहने कि क्या हवा के अंदर रोशनी बेंड हो सकती है? इसको अभी कुछ देर में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का किस तरह से निकालेंगे।
अब फर्ज कर लें कि हवा के अंदर रोशनी बिल्कुल सीधी मूव करती हुई दिखाई देती है, या इस तरह कह लें कि हवा के अंदर रोशनी स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। अगर ये बात है तो मैं कहूंगा कि जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट्स वो होगा 1। क्यों 1 होगा ये अभी मैं कुछ देर में आपको साबित करके दिखाऊंगा। और N2 ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का, ग्लास का, या आप कह लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का, इस तरह से कह लें आप। और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आप जानते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी आप जान चुके। अब इस सारी इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या बचेगा, n1 की जगह हम यहां पे लिखेंगे 1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरह ही आ गया। फिर लिखेंगे n2, इसको अगर मैं सिंपली n भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं लिखूंगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स क्या बन गई, एक जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो चीज उसी तरह से रहती है, तब्दील नहीं होती, और n बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाले फैक्टर को उठा के इधर ले आऊं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वहां पे ये वाला फैक्टर ज़रब खा रहा है, जैसे ही वो मसावात के दूसरी जानिब आएगा तो इस जगह पे आके तकसीम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, और ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है जिस तरह की हमने पिछले लेक्चर में स्नेल के कानून के अंदर स्टेटमेंट लिखी थी। तो अब आपको समझ आ गई कि स्नेल के कानून की ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी। ओरिजिनली स्नेल का कानून कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और उसके पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हासिले ज़रब बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हासिले ज़रब के। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। स्टूडेंट्स अब वो वाली बात जो मैंने अभी की कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने किसी मीडियम का निकालना हो तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 10 के अंदर जब मैंने आपको रिपल टैंक के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ाई थी तो उस रिफ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया था कि जब कोई भी वेव किसी लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी वेवलेंथ तब्दील हो जाती है। और स्टूडेंट्स किस तरह से तब्दील होती है, उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और चूंकि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है तो ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब चूंकि लैम्डा कम हो रहा है तो वेव की वेलोसिटी यानी स्पीड भी कम होगी। अगर नहीं समझ आई तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हमने ये भी देखा था कि किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए जो चीज कांस्टेंट रहती है उसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, और अगर हम फ्रीक्वेंसी और बराबर को खत्म कर दें तो ये इस तरह का रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन कहता है कि अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो वेव की स्पीड भी कम होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम ये कह सकते हैं कि इस मीडियम के अंदर यानी हवा के अंदर रोशनी की स्पीड कोई और होगी और ग्लास के अंदर रोशनी की स्पीड कुछ और होगी। और स्टूडेंट्स अगर मैं हवा के अंदर रोशनी की स्पीड और ग्लास के अंदर रोशनी की स्पीड को अगर मैं तकसीम कर देता हूं तो उसको मैं नाम दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अगर आपसे कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करें तो तारीफ आप कुछ इस तरह से करेंगे कि खला में रोशनी की स्पीड और किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड की निस्बत को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स
आप जानते हैं कि रोशनी की स्पीड सबसे ज्यादा किस मीडियम में होती है? याद रखिएगा कि रोशनी की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम के लिए होती है स्टूडेंट्स। वैक्यूम यानी कि खला खला के अंदर रोशनी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और स्टूडेंट्स वो रोशनी की स्पीड कितनी होती है? एक तो हम उसे लिखते हैं c के साथ, और c को हम वैल्यू देते हैं 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। और स्टूडेंट्स ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड है जो कि रोशनी हासिल कर सकती है। इससे ज्यादा स्पीड किसी भी चीज ने आज तक हासिल नहीं की, या इस तरह कह लें कि इस कायनात में सबसे ज्यादा स्पीड रोशनी की है। और रोशनी की भी स्पीड सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? वैक्यूम के अंदर होगी, क्योंकि वहां पे कोई भी मीडियम नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब अगर बात करें हवा की, अभी मैंने आपको कहा है, एक बात जो कही थी कि क्या हवा के अंदर रोशनी बेंड होगी, रोशनी मुड़ेगी, उसका जवाब अभी हम हासिल करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको ये जान के हैरानी होगी कि हवा और वैक्यूम के अंदर रोशनी की स्पीड तकरीबन एक जितनी होती है, और वो होती है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको हिसाबी फार्मूले में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके बराबर है? वैक्यूम के अंदर स्पीड रोशनी की, और किसकी निस्बत है स्टूडेंट? किसी भी मीडियम के अंदर रोशनी की स्पीड। और अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तो आप फार्मूला भी लिखने के काबिल हो जाएंगे आप। अब अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं स्टूडेंट्स, किसका? हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं तो मैं फार्मूला लगाऊंगा n बराबर है c बटा v। अब c यहां पे स्टूडेंट्स क्या है? स्पीड। कहां पे? वैक्यूम के अंदर, तो वो कितनी आ गई? 3 ज़रब 10 की ताकत 8। स्टूडेंट्स v क्या है? स्पीड। किसके अंदर? मीडियम के अंदर, और यहां पे मीडियम क्या है? हवा, और इसकी भी स्पीड कितनी है? 10 की ताकत 8। और स्टूडेंट्स ये n किसके कुल बात जाएगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये ताकतें एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1। और ये वही 1 है जो हमने इस जगह पे लिखा था, और मैंने कहा था कि इसे हम थोड़ी ही देर में साबित करने जा रहे हैं। और किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा तो इसका मतलब यह होगा कि उस मीडियम के अंदर रोशनी मुड़ेगी नहीं, अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगी, या आसान लफ्जों में कि वहां पे रोशनी की रिफ्रैक्शन नहीं होगी। स्टूडेंट्स मजीद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 और मीडियम भी तो हैं। एक मीडियम है पानी, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? दूसरे मीडियम की हम मिसाल ले रहे हैं ग्लास, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? यानी कि ग्लास के अंदर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो आपको ग्लास के अंदर रोशनी की स्पीड का मालूम होना लाजिम है। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं पानी के लिए, तो स्टूडेंट्स पानी के लिए जो रोशनी की स्पीड है क्या होगी स्टूडेंट्स? वो रोशनी की स्पीड है 2.3 ज़रबे 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। और अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं स्टूडेंट्स, वो है c क्या होगा? 3 ज़रब 10 की ताकत 8। स्टूडेंट्स ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जो मर्जी हालात आ जाएं c की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। चेंज होगी तो सिर्फ इस v यानी मीडियम के अंदर रोशनी की स्पीड की वैल्यू। और यहां पे क्या है? 2.3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। 10 की ताकत 8 स्टूडेंट्स 10 की ताकत 8 से कैंसिल हो जाएगा, और जो चीज हमारे पास बचेगी वो होगी 3 बटा 2.3। स्टूडेंट्स अब इसको मजीद कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.33, यानी कि पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33, यानी ये हवा की निस्बत रोशनी को ज्यादा मोड़ेगा, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। और मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी रोशनी की रे यानी रोशनी का रास्ता मोड़ने की काबिलियत ज्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट्स मजीद चलें आगे ग्लास की तरफ कि अगर मीडियम ग्लास हो तो वहां पे जो रोशनी की स्पीड है वो स्टूडेंट्स होती है 2 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड।
और अगर इसके लिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं स्टूडेंट्स, तो C की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट रहेगी। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। अब V यानी मीडियम के अंदर रोशनी की स्पीड क्या है? 2 ज़रब 10 की ताकत 8, 10 की ताकत 8, 10 की ताकत 8 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3/2। मजीद स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5, यानी कि ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला उसकी वैल्यू आएगी 1.5। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी कोई यूनिट होंगे? तो जवाब है हरगिज नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स क्या है? स्पीड बटा स्पीड। अब स्पीड का यूनिट मीटर फी सेकंड, यहां पे भी स्पीड का यूनिट मीटर फी सेकंड। स्टूडेंट्स क्या होगा? मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, फी सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर किसी भी टर्म के अंदर, किसी भी इस्तिलाह के अंदर अगर दो एक जैसी वैल्यूज की निस्बत है तो वो कभी भी आपको यूनिट नहीं देगी, वो यूनिट लेस क्वांटिटी कहलाती है, ऐसी मिकदार कि जिसके कोई यूनिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे देखें, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका मतलब यह हुआ कि जब रोशनी हवा से ग्लास में आएगी तो ज्यादा मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और अगर रोशनी हवा से पानी की तरफ आएगी तो कम मुड़ेगी। स्टूडेंट्स यहां पे देखें, अगर यहां पे ग्लास की जगह पानी होता, हमने अभी तय किया कि चूंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रोशनी कम मुड़ेगी। तो अगर ये रोशनी की रे यहां पे बेंड हुई है, तो अगर ये पानी होता तो पानी में रोशनी की रे हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती, और आप देख सकते हैं कि अब ये अपने असल रास्ते से थोड़ा कम मुड़ी है। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजीद कहां कहां हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने बारिश के बाद एक बड़ा हसीन सा मंजर अक्सर देखा होगा जिसे आप रेनबो का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये रेनबो कैसे बनती है? स्टूडेंट्स ये रेनबो जो बनने का अमल है वो रिफ्रैक्शन की मदद से ही होता है। फर्ज करें मेरे पास यहां पे कोई पानी का ड्रॉपलेट है। स्टूडेंट्स जब बारिश होती है तो बारिश के बाद हवा के अंदर पानी के ऐसे जर्रात कि जिनका मैस बहुत ही कम होता है वो हवा के अंदर अटक जाते हैं, मुअल्लक हो जाते हैं। अब चूंकि रोशनी की जो रे है वो हवा से दाखिल होती हुई जब पानी है, तो स्टूडेंट्स पानी है ना ये, तो जैसे ही वो पानी में दाखिल होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो अपना रास्ता तब्दील कर लेगी। किस तरह से तब्दील करेगी? फर्ज करें यहां पे मेरे पास कोई व्हाइट लाइट है, और स्टूडेंट्स व्हाइट लाइट के बारे में आप कोई जानते हैं? व्हाइट लाइट हम किसे कहते हैं? क्या व्हाइट लाइट में सिर्फ एक कलर व्हाइट ही होता है? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। व्हाइट कलर के अंदर, सफेद कलर के अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स वो 7 रंग क्या है? मैं आपके सामने अभी लिख देता हूं कि मेरे पास जो व्हाइट लाइट मुयस्सर होती है उसके अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये 7 रंग याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपकी मुश्किल को बड़ी आसानी के साथ हल कर दूंगा। याद रखिएगा एक कोड, और वो कोड है रोएगी बीवी। स्टूडेंट्स याद रखें, लफ्ज अगर आसानी के साथ याद करने के लिए कोई कोड बना लेंगे ना तो चीजें याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि व्हाइट के अंदर 7 कलर हैं। 7 कलर कौन कौन से हैं उसको याद रखने के लिए कोड याद रखें, रोएगी बीवी। स्टूडेंट्स रोएगी बीवी का मतलब क्या है? आर है जी रेड, ओ है ऑरेंज, वाई है येलो, जी है ग्रीन, बी है ब्लू, आई है इंडिगो। ये वी का क्या मतलब है? इस वी का स्टूडेंट्स मतलब है वॉयलेट। वॉयलेट भी एक कलर को कहते हैं जिसे बनफशी कलर भी उर्दू में कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये कलर पाए जाते हैं इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स होगा क्या? अब जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस पानी के पार्टिकल यानी कि पानी के ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ेगी तो ये 7 रंगों में डिस्पर्स हो जाएगी, 7 रंगों में बट जाएगी। स्टूडेंट्स मैं अभी 7 कलर नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ 2 कलर दिखाऊंगा। एक वो वाला जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एक वो वाला जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है।
और स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पे वो फिनोमिना कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, सबसे ज्यादा वो असल रास्ते से हट जाएगी। अब चूंकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो इसमें क्या होगा, जो वेव जो इसमें से जो रोशनी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी स्टूडेंट्स वो होगी वायलेट, और जो कम होगी वो होगी जी रेड। फर्ज करें ये मैंने रेड लाइन बनाई यहां पे, अब इनके दरमियान ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो के कलर्स भी आ रहे हैं, यहां पे मैं नहीं बता रहा। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये दोबारा इस जगह पे टकराएगी, टकराने के बाद दोबारा से रिफ्रैक्शन का अमल होगा और ये रोशनी की रे कुछ इस तरह से यहां से वापस निकल जाएगी। और आपने देखा कि किस तरह से एक वाइट लाइट 7 रंगों में बट गई, और 7 रंगों में बटने के पीछे जो अमल था वो स्टूडेंट्स क्या था, रिफ्रैक्शन का अमल था। तो रिफ्रैक्शन देखें कितना खूबसूरत सा मंजर है कि रिफ्रैक्शन की वजह से एक कलर, व्हाइट कलर 7 रंगों में हमें नजर आता है, और जब वो 7 रंग आसमान पे रंग बिखेरते हैं तो वो आसमान का मंजर इंतहाई दीदनी हो जाता है। स्टूडेंट्स मैंने आखिरी लेक्चर में एक सवाल आपके लिए छोड़ा था कि रिफ्रैक्शन किस वजह से होती है, तो ये जितनी भी डिस्कशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये उसका जवाब है। तो अगर आपसे एक लाइन में कोई जवाब मांगे कि रिफ्रैक्शन किस वजह से होती है, तो आपने जवाब देना है कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए वो स्पीड चेंज कर लेती है। स्टूडेंट्स ये स्पीड हर मीडियम के लिए अलग है, चूंकि ये स्पीड चेंज कर रही है हर मीडियम में, तो इस वजह से रिफ्रैक्शन हो जाती है, इस वजह से रोशनी अपने असल रास्ते से हट जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टॉपिक की जितनी भी बातें हैं बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज आप स्नेल के कानून की असल शक्ल भी सीख चुके हैं और ये भी सीख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। याद रखिएगा कि जिस चीज का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस चीज के अंदर रोशनी अपने असल रास्ते से उतना ज्यादा हटेगी। ये भी और हमने ये भी सीख लिया कि रोशनी की स्पीड किस तरह से निकाली जाती है। तो उम्मीद रखता हूं कि आपको ये तमाम चीजें समझ आ गई हैं। मजीद सफर जारी रखेंगे अपना आइंदा वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।